क्या क्या संघर्ष किए आपने समाजवादी पार्टी में? 15 साल लगातार मैं सड़कों पर, क्षेत्र में, जनता के बीच में संघर्ष करके तब एमएलए बना। नेताजी का एक ही सवाल था कि शायद लोग तो छोड़ के जा रहे हैं, आप क्या करोगे? हमने कहा जी आपके साथ संघर्ष करेंगे। कभी लगा कि राजनीति छोड़ देनी चाहिए? राजनीति तो हमारे खून में बसी हुई है, वो कि कैसे गरीब की मदद की जाए। संघर्ष के दिनों का साथी कौन था सर? वो साथी जो जिनको जुनून था इस बात का कि नहीं शाहिद भाई को तो विधायक बनाना है। वो दिन गुजरे हैं जो हम घर के तीनों के तीनों आदमी जेल में थे। जनता और आपके बीच कैसा रिश्ता है? रिश्ते अच्छे हैं, तभी तो जीता थे। कितना मजबूत गढ़ है समाजवादी पार्टी के लिए वेस्ट यूपी? हम समाजवादी हैं और पूरा प्रदेश हमारे लिए एक सा है। जब जब किसान आंदोलन हुए हैं उनका बेस पश्चिमी उत्तर प्रदेश रहा। 6-7 सूबे ऐसे थे जहाँ पर चौधरी साहब की मर्जी के बगैर सरकार नहीं बनती थी। आपने चौधरी चरण सिंह का जमाना भी देखा देखा और आप जयंत चौधरी का भी देख रहे हैं। क्या बेसिक अंतर नजर आता है आपको दोनों के जमाने में? उस जमाने में सिद्धांतों की सबकी राजनीति होती थी। समाजवादी पार्टी में सीनियर जो लीडर हैं उनकी सुनी नहीं जाती है। हम जानते हैं कि हमारी कितनी सुनी जाती है। आजकल एक मुद्दा बहुत चल रहा है जौहर यूनिवर्सिटी का। बाबा आए, बुलडोजर लाए। समाजवादी पार्टी यूनिवर्सिटी के साथ खड़ी है, आजम भाई के साथ। क्या आपको लगता है कि शिक्षा के स्तर पर कहीं ना कहीं जो बीजेपी है वो बैकफुट पर है? जो ये मैकाले का एजुकेशन सिस्टम है वो इसमें यकीन नहीं करते। मुस्लिमों को वो सम्मान नहीं मिला जो मिलना चाहिए, ज्यादातर वो दरी बिछाने का काम ही करते रहते हैं। जो लोग ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में दरी बिछाने का काम है, उनकी पार्टी में दरी कौन बिछा रहा? सर अभी जेन-ज़ी का बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, क्या आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी बहुत बाद में ज्वाइन किया उस आंदोलन को? क्या समाजवादी पार्टी के नेताओं के बच्चे नहीं है जो एग्जाम दे रहे हैं? राम मंदिर चंदा चोरी विधानसभा चुनाव में मुद्दा बनेगा। राम के नाम पर सरकार बनी, अब राम जी का ही चंदा चोरी करके खा गए। आप धर्म का लॉलीपॉप कब तक जनता को खिलाएंगे? सर मुजफ्फरनगर दंगे बहुत बड़ा डेंट है समाजवादी पार्टी के लिए। दर्द बेचारा परेशान है, कहाँ से निकले। नमस्कार, स्वागत है आपका दशवता शो में। आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे एक ऐसे नेता की जिन्हें विरासत में सियासत मिली और साथ ही साथ मिला संघर्ष, जिसने सत्ता पक्ष पे देखा है और विपक्ष पे देखा है। स्वागत है समाजवादी पार्टी से 4 बार के विधायक शाहिद मंजूर जी का। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया बहुत। आपको सत्ता विरासत में मिली है और क्या क्या संघर्ष किए आपने समाजवादी पार्टी में एज ए विधायक? मैंने 1982 में अपने मरहूम वालिद साहब के साथ, जब वो विधायक होते थे, मेरठ के जो राइट हुआ था, जनसंहार हुआ था, मैं उसमें एक्टिव हुआ था अपने पिताजी के सहयोग के लिए कि क्या हम वो विधायक होते थे, हम जनता के, उनके क्षेत्र के लोगों की अपने लेवल पर क्या मदद कर सकते हैं। 85 तक वो एमएलए रहे, 5 बार एमएलए रहे, 85 में वो। तो विरासत तो थी, लेकिन मैं पहली बार जो विधायक बना वो 2002 में बना। 15 साल लगातार मैं सड़कों पर, क्षेत्र में, जनता के बीच में संघर्ष करके तब एमएलए बना। और जब मैं एमएलए बना तो समाजवादी पार्टी की गंगा जमुना के बीच में लोग समाजवादी पार्टी की सियासत करते हुए डरते थे। आगरा से लगा के सहारनपुर तक मैं भी जब राजनीति करनी चाहता था, राजनीति शुरुआत करी, तो मैं 93 में नेताजी से मिला था, लेकिन मिला तब जब मायावती जी ने उनसे समर्थन वापस लेके और वो चीफ मिनिस्टरशिप खत्म हो गई थी।
जब नेताजी से मिला मैं, तो नेताजी का एक ही सवाल था कि शायद लोग तो छोड़ के जा रहे हैं, आप क्या करोगे? हमने कहा जी आपके साथ संघर्ष करेंगे। और नेताजी के संरक्षण में संघर्ष शुरू किया। 97 का चुनाव आया तो नेताजी ने, प्रोफेसर साहब ने, और साहब मतलब आदरणीय राम गोपाल जी ने कहा कि आप नॉमिनेशन फाइल करो और आपका सिंबल मिल जाएगा। मैं नॉमिनेशन के लिए जा रहा था, एक बस पलट गई और मेरे ही कस्बे के हमारे ही साथियों के बच्चे, हमारे ही साथी, हमारी औलाद जो है, वो 5 बच्चे जो हैं उस एक्सीडेंट में जा बहक हो गए, उनका इंतकाल हो गया और 50 बुरी तरीके से इंजर्ड हुए। मैंने चुनाव लड़ने से बेहतर चुनाव से हटना पसंद किया। वो इसलिए कि समाजवादी पार्टी का और अजीत सिंह जी का गठबंधन हो गया था। अच्छा। और जो तत्कालिक एमएलए थे उनको, या पूर्व विधायक थे, उनको गठबंधन में सीट चली गई और वो गठबंधन हो गया। तो मैंने बेहतर समझा कि अब चुनाव लड़ने से बेहतर है कि वो हटना। फिर 5 साल लगातार 97 से 2002 तक फिर लगातार संघर्ष किया। न समाजवादी पार्टी छोड़ी, न समाजवादी पार्टी को बुरा कहा, अपनी जगह डटा रहा और नेताजी का जो आशीर्वाद था, जो उनका प्यार था, वो मुझ पर बराबर बना रहा। 2002 का चुनाव आया। 2002 के चुनाव में नेताजी ने टिकट दिया। 3 में सरकार पलटी, मायावती जी हटी और नेताजी दोबारा चीफ मिनिस्टर बने। नेताजी ने अपने साथ में फिर मुझे स्टेट मिनिस्टर बनाया, पहली बार की विधायक को। अच्छा। उसके बाद फिर नेताजी ने अपने साथ ले लिया, फिर फाइनेंस में मुझको कर लिया। जो पार्लियामेंट का चुनाव आया तो वो भी नेताजी ने मुझे पार्लियामेंट का भी 2009 का चुनाव लड़ाया, 14 का चुनाव लड़ाया। तो विरासत तो थी, एक बड़ा नाम था, हमारे वालिद साहब का बड़ा नाम था, वो मुझे नाम तो मिला क्योंकि वो पहली बार जो है वो डॉक्टर लोहिया की पार्टी से, सोशलिस्ट पार्टी से ही जो है वो चुनाव लड़के थे। दूसरा चुनाव भी उसी पार्टी से लड़े थे। उसके बाद डॉक्टर लोहिया का इंतकाल हुआ और पार्टी बट गई। कुछ पार्टी जो है वो चौधरी साहब के साथ चली गई और कुछ पार्टी जो है वो कांग्रेस में चली गई। सर, आपने बताया कि 1985 से लेकर 2002 तक का समय एक लंबा गैप होता है। क्या कभी वो दौर आया जब आपको ये लगा हो कि क्यों कर रहा हूँ, छोड़ दो, कोई टफ टाइम सबसे ज़्यादा? नहीं, वो जिस माहौल में थे हमने घर में देखा, और जो हमारे वालिद साहब की जो फॉलोइंग थी, जो उनकी लोग उनसे जुड़े हुए थे, उन लोगों को छोड़ा नहीं जा सकता था। अगर वो एमएलए नहीं रहे तो उनको नहीं छोड़ा जा सकता था। अपने लोगों के साथ में संघर्ष करते रहे, उनके साथ में जो दिक्कतें थी उसके लिए लड़ते रहे, उनके लिए बात करते रहे। तो वक्त यूं ही गुजर गया। संघर्ष के दिनों का साथी कौन था सर आपका? संघर्ष के दिनों में हमारे वो साथी थे क्षेत्र के, खासतौर से किठौर के थे, राजने के थे, ललियाने के थे, जो हमारे क्षेत्र के लोग के थे। वो ऐसे साथी थे जो अक्सर ये नारा देते थे कि खा के चलो, लेके चलो और पार्टी का खाएंगे। अच्छा। वो साथी थे कि अगर कहीं रैली में जाना है तो वो इकट्ठे होकर चले और अपना खाना खा के चले और साथियों के लिए लेके चले। और जो पार्टी का वहाँ खाना बंटता था किसी प्रोग्राम में, वो इकट्ठा करते थे कि कोई साथी भूखा ना रह जाए। वो साथी थे हमारे, जिनकी वजह से हम आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं। उस वक्त की कोई मीठी याद या कोई कड़वी याद? जितनी मीठी याद हैं वो सब उसी ज़माने की हैं।
संघर्ष के दिनों की। अब कल्पना करो ना कि वो साथी जो जिनको जुनून था इस बात का कि नहीं, शाहिद भाई को तो विधायक बनाना है, वो सारी याद, वो सब मीठी याद है। और कोई कड़वी याद? एक वो भी दिन गुजरा है, वो दिन गुजरे हैं जो हम घर के तीनों के तीनों आदमी जेल में थे। वालिद साहब हमारे NSA में थे 1986 के राइट में, पहले ही पकड़ के उनको घर से उठा के जेल भेज दिया गया। मैं मिलने के लिए गया, मुझे रास्ते में पकड़ के भेजा, कांग्रेस का ज़माना था। अच्छा। मुझे जेल भेज दिया गया। हमारे लिए संघर्ष किया हमारे चचा ने कि भाई क्यों इनके साथ में गए, उन्हें भी पकड़ के NSA में भेज दिया गया। घर के 3 आदमी तीनों के तीनों जेल में थे। और दुर्भाग्य ये है कि मैं आगरे में, दूसरी डिस्ट्रिक्ट जेल में, वालिद साहब आगरे में सेंट्रल जेल में, चचा हमारे मेरठ डिस्ट्रिक्ट जेल में। तो वो भी दिन थे। लोग, चंद लोग थे जो नहीं घबराते थे, साथ में रहते थे, वकालत करते थे। हमारे सीनियर एडवोकेट हैं, यहाँ से लेके इलाहाबाद और आगरे तक हैं, वो सब हमारी वकालत करी, उन्होंने भागे दौड़े करे और बेल कराई। तो वो थे दिन भी थे वो, ऐसे वो याद है मुझे वो दिन भी कि जो जेल में भी गुजरे हैं, और ऐसी जेल में गुजरे कि एक ही शहर में, एक ही, दोनों बाप बेटे अलग अलग जेल में। सर आपने लॉ की भी पढ़ाई की है? हाँ, मैंने लॉ किया है। और आपने जेल का समय भी देखा है। कभी लगा कि राजनीति छोड़ देनी चाहिए? नहीं, कभी नहीं लगा। क्यों सर? इसलिए कि राजनीति मेरा पेशा नहीं है। राजनीति तो हमारे खून में बसी हुई है, वो कि कैसे गरीब की मदद की जाए, लोग जो ज़रूरतमंद हैं उनको कैसे फ़ायदा पहुंचाया जाए। और ये MLA और सरकार सिर्फ इसलिए कि गरीब लोगों की कैसे मदद हो। हम अपने इलाके में या जहाँ जहाँ भी हमसे हो सकता है कैसे लोगों की मदद करें। ये कोई ऐसा नहीं है कि हम राजनीति किसी शौक में करें, तो है, ब्लड में आ गई कि हमें लोगों की मदद करनी है। जनता और आपके बीच कैसा रिश्ता है? अगर रिश्ता अच्छा ना हो तो जनता क्यों जिताए? रिश्ते अच्छे हैं तभी तो जिताते हैं। सर वेस्ट यूपी सियासी गढ़ है, कितना मजबूत गढ़ है समाजवादी पार्टी के लिए वेस्ट यूपी? समाजवादी पार्टी पश्चिम, पूरब, दक्षिण, मध्य, ये इसमें बटी हुई नहीं है। हमारे नेता स्वर्गीय नेताजी मुलायम सिंह जी ने इस पार्टी को उत्तराखंड से लगा के और आजमगढ़ तक एक सूत्र में बांधा है। कहाँ पश्चिम है, कहाँ पूरब है, कहाँ मध्य है। कभी समाजवादी पार्टी इस बात की परवाह नहीं करती कि हम कौन से इलाके के रहने वाले हैं। हम समाजवादी हैं और पूरा प्रदेश हमारे लिए एक सा है। जहाँ हम हैं पश्चिम में, वहाँ समाजवादी मजबूत है। मध्य में तो समाजवादी पार्टी नेताजी खुद थे, मध्य है। पूरा पूर्वांचल है, आजमगढ़ तक समाजवादी पार्टी है। कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई से एक क्षेत्र को हम ये कह दें कि ये कमज़ोर है, ये मजबूत है। समाजवादी पार्टी तो आजमगढ़ से सहारनपुर तक, गोरखपुर से गाजियाबाद तक, सब जगह मजबूत। सब मेरठ में समाजवादी पार्टी की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? हम मेरठ हो या पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो या ये कहा जाए कि जो दोआब का क्षेत्र है, दोआब मतलब गंगा जमुना के बीच का, हम खेती पेशा लोग हैं। हमारी सारी इकोनॉमी जो है वो खेती पे बेस करती है। कहीं इंडस्ट्री भी है एक दो, लेकिन मेन तो जो है वो हम खेती पर बेस करते हैं। और हमारी जो प्रॉब्लम है वो भी खेती की प्रॉब्लम है। हमें सही वक्त पे खाद मिल जाए, पानी मिल जाए, बिजली मिल जाए, किसान को अच्छा बीज मिल जाए, और सरकार की तरफ से अगर हो सके तो कुछ सहूलतें मिल जाए। हमारी सारी जो सियासत है इसी पर बेस करती है।
और ये भी आपने देखा होगा कि जब जब किसान आंदोलन हुए हैं उनका बेस पश्चिमी उत्तर प्रदेश रहा, चाहे वो गन्ने के लिए हुआ हो, चाहे वो बिजली के लिए हुआ या बिजली के मीटर के लिए हुआ हो, या जो इन्होंने 3 कानून थोपे थे वो भी पश्चिम में की, यहीं से विरोध हुआ है। तो हम तो किसान के ऊपर बेस करते हैं और किसान की सहूलतें जो हैं वो समाजवादी पार्टी से बेहतर अभी कोई दे नहीं सकता है, वही है। और उसी पे जो है यहाँ की पूरी इकोनॉमी बेस करती है, यहाँ की पॉलिटिक्स बेस करती है। सर, वेस्ट यूपी में कहते हैं कि जाटों का लैंड है, जाटलैंड भी है, और उनके नेता हैं आपके चौधरी साहब। तो आप कैसे देखते हैं जयंत चौधरी को, और खासतौर पर बीजेपी और फिर समाजवादी पार्टी कितनी मजबूत आधार के साथ है 2027 में समाजवादी पार्टी? मैं सौभाग्यशाली हूँ कि आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी के साथ उनके ज़माने को देखने, उनको देखने का, उनके पास बैठने का, उनके पास रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमारे वालिद साहब को उन्होंने चुनाव लड़ाया था दलित मजदूर किसान पार्टी के टिकट पर, तब चौधरी साहब के पास आना जाना बैठना शुरू हुआ। उनकी बीमारी हुई तो लंबे समय तक बीमार रहे। उसके बाद में चौधरी साहब का ज़माना, चौधरी अजीत सिंह जी का ज़माना है। कई बार उनसे बात करने का, मिलने का, 1-2 चुनाव में उनके साथ रहने का। कैराना का चुनाव था गठबंधन का, तो मैं भी वहीं था, कैराना था, वो भी इत्तेफाक से दोनों हम एक ही साथ एक ही होटल में रुके हुए, तो उनसे बात करने का मौका मिला। कई बार जैन जी से गठबंधन से, कई बार इनसे भी बात करने का मौका। राजनीतिक मजबूरी है जो लोगों को, जो नेताओं को गठबंधन करना पड़ता। अब चौधरी चरण सिंह का ज़माना नहीं है, वो लोग उनसे एडजस्टमेंट करते थे, उन्होंने किसी से एडजस्टमेंट नहीं किया और लोग उनसे एडजस्टमेंट करते थे। और खालिस यूपी की बात नहीं है, 6-7 सूबे ऐसे थे जहाँ पर चौधरी साहब की मर्जी के बगैर सरकार नहीं बनती थी, चाहे वो बिहार हो या उड़ीसा हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, या दिल्ली हो, या आपका हरियाणा हो, पंजाब हो। चौधरी साहब का इतना बड़ा कद था चौधरी चरण सिंह का कि 6-7 सूबों में उनकी सरकार रहती थी। हालात ने पलटी खाई, चौधरी साहब का ज़माना आया, चौधरी अजीत सिंह जी का आया। फिर वो 6-7 सूबों की जो गवर्नमेंट थी वो 6-7 एमएलओ में, 7-8 एमएलओ में सिमट गई, वो रह गई। समय समय की बात है। अब जो है जैन जी का ज़माना है, हमसे भी गठबंधन था, साथ में चुनाव रहे, राज्यसभा भी गए, सब कुछ हुआ। राजनीतिक है लाभ उनका जहाँ भी जैसे वो। सर, आपने बोला कि आपने चौधरी चरण सिंह का ज़माना भी देखा, देखा, और आप जयंत चौधरी का भी देख रहे हैं। क्या बेसिक अंतर नज़र आता है आपको दोनों के ज़माने में? दोनों के ज़माने की जो राजनीति है, जो टाइम है, उसका ही फ़र्क है। वो ज़माने में सिद्धांतों की सबकी राजनीति होती थी और करप्शन और बेईमानी इसकी कल्पना की नहीं की जा सकती थी। वो ज़माना वो था। आज जो ज़माना है वो राजनीति की शुरुआत ही करप्शन से हो रही है, बेईमानी से हो रही है। पैसा कमाओ, पैसा इकट्ठा करो, फिर दाएं से बाएं से टिकट खरीदो, एडजस्टमेंट करो, चुनाव लड़ो और जीत भी जाओ, हार भी जाओ। तो लेकिन शुरुआत हो रही है पहले पैसा कमाने से। तो चौधरी साहब के ज़माने में पैसे की नहीं थी। चौधरी साहब के ज़माने में उनके जो सबॉर्डिनेट होते थे, उनके जो उनके साथी सहयोगी होते थे, जिनमें नेताजी का नाम उत्तर प्रदेश में सर फहरिस्त है, देवीलाल जी थे, नाथुराम मिर्जा थे, कर्पूरी ठाकुर थे। सिद्धांतों की राजनीति थी, सिद्धांतों की राजनीति। अब वो ज़माना नहीं है। अब हम उस ज़माने को तलाश करें तो कैसे चल जाएगा? नहीं चल सकता। वो अलग बात थी। वो ये कहा जाए कि वो राजनीति में राजनीतिक देवताओं का ज़माना था।
इन लोगों के बारे में, उस ज़माने के नेताओं के बारे में कल्पना भी नहीं की जा सकती। आज के दौर में वो नेता पैदा ही नहीं होने के। सर, आप समाजवादी पार्टी से विधायक हैं, आपने मुलायम सिंह यादव का भी दौर देखा, अब अखिलेश यादव का भी दौर देख रहे हैं, क्या नज़र आता है दोनों में, क्या डिफरेंस है? वही फ़र्क है जो सारी सियासत में चेंज आया। जो नेताजी का ज़माना था तब डिजिटल नहीं था, मोबाइल नहीं था, तब ये टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब ये पॉडकास्ट नहीं होते थे, तब ये बाइट नहीं ली जाती थी। जो होता था धरातल पर, ज़मीन पर होता था। आज हमें सारे मुद्दों पर लड़ना पड़ रहा। तो ये दौर का फ़र्क है। नेताजी का दौर वो दौर था, आज का जो दौर है, जो टेक्निकल दौर है, तो इतना ही फ़र्क है नेताजी में, वो आज के दौर में जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो ये आज के दौर की पॉलिटिक्स है। नेताजी के ज़माने में उस ज़माने की, उस दौर की पॉलिटिक्स थी। सर, ये भी आरोप लगते रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में सीनियर जो लीडर हैं उनकी सुनी नहीं जाती है, क्या ये सच है? क्योंकि आप सीनियर हैं, क्या आपकी सुनी जा रही है? अभी पिछले दिनों पिछला चुनाव हुआ तो पहली लिस्ट में मेरा टिकट था, और हमारे नेता के बीच में, या जो हम लोग हैं हमारे नेताओं के बीच में, हम जानते हैं कि हमारी कितनी सुनी जाती है और कौन ऐसा सीनियर नेता है। अब हद ये है ना कि अभी देखो ना, उनके साथ में अवधेश जी को देखो, उनसे भी ज़्यादा सीनियर है कोई। अवधेश तो साथ ही साथ रहते हैं। तो अगर युवा उनके साथ में हैं तो अवधेश जी भी तो हैं साथ में। और कहीं ऐसा देखा आपने अवधेश जी को कि वो युवाओं से कम तरजीह है उनको? ऐसी यूपी में आप हमारे मध्य लखनऊ में देख लो, विधायकों में देख लो, तो सीनियर लीडर्स की सुनी जा रही है। सीनियर लीडर्स के जितना इज्जत और एहतराम हमारे नेता जो हैं वो करते हैं, वो आज के दौर में संभव नहीं है। इतना बड़ा नेता जो पूरे प्रदेश और देश को देख रहे हैं, उसके बावजूद भी जो नेताजी के साथी हैं, जो उनके सहयोगी हैं, उनके ज़माने के हैं, जो पुराने लोग हैं, उनकी किसी को भी ऐसा नहीं कि नज़रअंदाज किया जाता हो, सबकी सुनी जाती। सर, वेस्ट यूपी में आजकल एक मुद्दा बहुत चल रहा है, जौहर यूनिवर्सिटी का, उसको गिराने के भी आदेश आए, तो उस पर क्या स्टैंड है समाजवादी पार्टी का? देखिए, समाजवादी पार्टी का एक जगह स्टैंड की बात नहीं करनी है। बाबा आए, बुलडोज़र लाए। कई बार हाई कोर्ट से भी कहा गया, सुप्रीम कोर्ट में भी कहा गया कि ये कल्चर ठीक नहीं है। तो ये बाबा की कल्चर है, और बाबा की कल्चर में उनको खुश करने के लिए कुछ अधिकारी हद से ज़्यादा आगे चले जाते हैं। वो एक उस यूनिवर्सिटी का नहीं है। अब हमारे यहाँ 50 साल की एक कॉलोनी है मेरठ में, उस पर बुलडोजर चल रहा। भाई आप वहाँ तो बुलडोजर चला रहे हैं जो मकान में लोग रह रहे हैं। अगर कोई इलीगल है तो आपने कितने अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करी? और जहाँ तक जौहर यूनिवर्सिटी का मामला है, तो जौहर यूनिवर्सिटी बनी, उसमें कोई टेक्निकल कमी नहीं, उसमें कोई टेक्निकल खराबी नहीं। और जब वो यूनिवर्सिटी बनी, जिन 2 गांवों की ज़मीन में यूनिवर्सिटी बनी हुई है, तो वो तो नगर पालिका की ज़मीन में भी नहीं है, वो तो गांवों की ज़मीन में है। तो गांव में तो नक्शा पास नहीं होता है, यूनिवर्सिटी बन गई, चल रही है, हज़ारों बच्चे उसमें हैं, और हज़ारों बच्चे वहाँ। हम लोग अभी परसों गए थे, पार्टी का प्रतिनिधिमंडल गया था, माता प्रसाद जी के नेता, हमारे प्रतिपक्ष हैं नेता माता प्रसाद पांडे जी, हम उनके नेतृत्व में गए थे। अभी आपने एक बात कही ना कि पुरानों की, अब माता प्रसाद पांडे को देखो ना, नेता विरोधी दल है। अब देखिए ना, अभी उन्हीं के नेतृत्व में हम वहाँ गए थे, रामपुर गए थे। आज सांसदों का प्रतिनिधिमंडल आज जा रहा, कल जा रहा। तो नज़रिया हमारा साफ है कि समाजवादी पार्टी यूनिवर्सिटी के साथ खड़ी है, आजम भाई के साथ खड़ी है। सर, मुलायम सिंह यादव जी के राज में आप बेसिक शिक्षा मंत्री भी रहे हैं
और आजकल शिक्षा को लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। अभी सीजेपी पार्टी ने भी काफ़ी भव्य स्तर पर पूरे देशव्यापी आंदोलन रहा, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा भी हुआ। क्या आपको लगता है कि शिक्षा के स्तर पर कहीं ना कहीं जो बीजेपी है वो बैकफुट पर है? मेरा मानना ये है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जो ये मैकाले का एजुकेशन सिस्टम है वो इसमें यकीन नहीं करते, वो आश्रम पद्धति में यकीन करते हैं और उनकी पूरी कोशिश है कि ये सिस्टम शिक्षा का ख़त्म हो जाए और आश्रम पद्धति जो वो लागू हो जाए। उसी में वो बेसिक शिक्षा के स्कूल भी बंद करा रहे हैं, मास्टर भर्ती नहीं कर रहे हैं, स्कूलों का एकीकरण कर रहे हैं। 4 स्कूल, जैसे इनका बैंक का है ना कि 5 बैंकों को डुबो और छठे में मर्ज कर दो। अब ये इन्होंने शिक्षा में कर लिया कि 5 स्कूलों को डुबो दो और 1 में मर्ज कर दो। तो ये तो उसी का चल रहा सिस्टम। तो अब क्या सिस्टम है बताइए? तो शिक्षा पर ध्यान कहाँ है इनका उसमें यकीन ही नहीं है। उस शिक्षा पद्धति को तो ये मानते ही नहीं है। सर 2027 में जो इलेक्शंस होने वाले हैं, क्या विजन लेकर चल रही समाजवादी पार्टी? समाजवादी पार्टी का डॉक्टर साहब के ज़माने से, नेताजी के ज़माने से, अखिलेश जी के ज़माने में हमारा एक ही विज़न है, तवा कढ़ाई सस्ती हो, दवा पढ़ाई मुफ्ती हो। रोटी मिले, सस्ती मिले, जो पढ़ाई है वो बहुत सस्ती होनी चाहिए। इसी विज़न पर समाजवादी पार्टी काम करती है और जब जब भी मौका मिला है, सरकार आई है, सरकार ने इसी फार्मूले पर काम किया है और आगे को भी हमें उम्मीद है अपने नेता से कि वो इसी फार्मूले पर काम करेंगे और प्रदेश की जन जन तक शिक्षा में, स्वास्थ्य में, सड़क में, बिजली में, पानी में, महिलाओं को, बेरोजगारों को, बूढ़ों को, जो उन्होंने पहले किया था उसी मिशन को आगे बढ़ाएंगे और इस प्रदेश को फिर दोबारा से जो है वो खुशहाली के रास्ते पर लाएंगे। सर एक और आरोप लगता रहा है समाजवादी पार्टी पर कि ये मुस्लिम और यादवों की पार्टी है, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि यहाँ पे मुस्लिमों को वो सम्मान नहीं मिला जो मिलना चाहिए। ज़्यादातर वो दही बिछाने का काम ही करते रहते हैं। क्या ये सच है? हमारी पार्टी के नेता कौन है? पहले नेताजी थे, अब अखिलेश जी हैं। नंबर 2 पे कौन थे? पहले आजम खां थे। तो सम्मान में कहाँ कमी है? अब वो सम्मान है? मैं पूछ रहा हूँ उस सम्मान में कमी कहाँ है? आज भी कहाँ कमी है? आज भी कमी कहाँ है? नेता अभी हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं उसमें परिषद में, वो अंसारी है। अभी हमारे सचेतक जो हैं वो कमाल अख्तर थे। अभी भी पार्टी के प्रमुख महासचिव आजम खां ही हैं। तो कहाँ? लेकिन विपक्ष कहते हैं ना कि वो दरी बिछाने का काम करते हैं बस। अच्छा, जो कहते हैं हम दरी बिछाने का काम कर रहे हैं, वो अपने प्रदेश में कौन सी दरी औरों से बिछवा रहे हैं? जिनका कहना ये है कि हम दरी बिछा रहे हैं, उनके प्रदेश में उनकी दरी कौन बिछा रहा? वहाँ भी तो उनके वर्कर ही बिछाते हैं। हमारे वर्कर, हम लोग वर्कर हम बिछाते हैं। जो लोग ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में दरी बिछाने का काम है, उनकी पार्टी में दरी कौन बिछा रहा? उनका वर्कर नहीं बिछाता क्या? ये किराए पे बिछवाते हैं? दरी बिछाने का, माइक लगाने का, मीटिंग करने, ये तो वर्करों का ही काम है, वर्कर का ही काम है। तो इसमें क्या आपत्ति होगी? हम अपनी पार्टी की बिछाएंगे, उनकी पार्टी के लोग वो अपनी बिछा रहे हैं। पार्टी वर्कर्स से पार्टी वर्कर्स ही है। यहाँ भी पार्टी वर्कर्स काम करते हैं, वहाँ भी पार्टी वर्कर्स का, हर पार्टी में। सर चंद्रशेखर आज़ाद और ओवैसी कितना नुकसानदेह साबित हो सकते हैं आने वाले? हर पार्टी के नेता को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सबको हक देता है चुनाव लड़ने का, अपने कैंडिडेट खड़े करने का, पॉलिटिक्स करने का, राजनीति करने का, सबको हक देता है।
सब लोग अपने अपने सिंबल पे अपने अपने हिसाब से चुनाव लड़ेंगे। प्रदेश की जनता, देश की जनता तय करती है कि उसको किसका शासन चाहिए। प्रदेश की जनता तय करेगी कि भारतीय जनता पार्टी को, जिसको सारा देश हटाना चाहता है, जिसको कॉकरोच हटाना चाहते हैं, जिसको जेनजी हटाना चाहते हैं, सारा देश उसको हटाना चाहता है, तो देश प्रदेश की जनता तय करेगी कि भारतीय जनता पार्टी को हटाने में सक्षम कौन है। और जो सक्षम है प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता, भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए भी, और हमारे पुराना जो विज़न है अखिलेश जी का, जो प्रदेश के लिए काम किया, विकास का काम किया है, चाहे वो लैपटॉप का हो, शिक्षा का हो, चाहे सड़कों का हो, कोई काम जो उन्होंने किया है उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसी की जो ठप पड़े हैं काम, जो बंद पड़े हैं, उन्हीं को आगे बढ़ाने के लिए 2027 में हमें उत्तर प्रदेश की जनता जो है वो क्लियर मैंडेट देगी। सर, अभी जेन का बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, क्या आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी बहुत बाद में ज्वाइन किया उस आंदोलन को? क्या शुरू में ही हमें सपोर्ट करना चाहिए था? अच्छा, क्या जेनजी में समाजवादी पार्टी के लोग नहीं हैं? क्या समाजवादी पार्टी के नेताओं के बच्चे नहीं हैं जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, जिनके नीट पेपर लीक हुआ? हमारे बच्चे नहीं हैं क्या? लेकिन सपोर्ट बहुत बाद में किया गया। हमारा क्या नहीं, हमारे बच्चे हैं, हमारे नहीं हैं क्या बच्चे? उन बच्चों ने यह आंदोलन किया। अगर समाजवादी पार्टी, दूसरी पार्टी, हम लोग अगर शुरुआत करें तो फिर दूसरे आरोप लगेंगे। हम ही लोग, हमारे ही तो बच्चे हैं ना। जितने ये भाजपा के नेता हैं सबको मालूम कर लो कि किसी का इंग्लैंड में, किसी का अमेरिका में, किसी का कहीं पढ़ रहे हैं। जो शिक्षा मंत्री है उन्हीं की बेटी को देख लो कहाँ पढ़ रही है। तो ये तो सब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के और जो अपोजिशन के या बसपा बसपा सबके, इन्हीं के बच्चे तो हैं जो इस आंदोलन में। तो हम कहाँ इससे आंदोलन से अलग हैं? लेकिन जितना बाद में एग्रेसिव हुए सारे विधायक आए, सारे हम सब लोग गए या सब लोग शामिल हुए वो उस आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए जो हमारे बच्चे लेकर चले हैं साथ में। सब अपने ही तो बच्चे हैं। सर, 2024 के चुनाव में एक मंत्र आया पीडीए। क्या ये पीडीए समीकरण विधानसभा चुनाव में भी सही साबित होगा? जो पीडीए के घटक हैं, जो जिनको लेके पीडीए बना है, वो अति पिछड़े भी हैं, पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक हैं, और इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन है या जो प्रताड़ित हैं, वो चाहे किसी भी जाति और बिरादरी के हैं, जो लोग एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं, उनकी बिरादरी के लोग हैं। इन सब लोगों, इन्हीं सबको लेके तो पीडीए बना, और उसका नतीजा आप देखो उस पीडीए का। उसी पीडीए में हम 44 सीट जो है हमारे नेता के नेतृत्व में जीती गई हैं। और उसके बाद में फिर देखो भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ डे बाय डे। कहाँ किस मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे 27 का? अब हिंदू मुस्लिम का मुद्दा तो फेल हो चुका, अब वो तो चलेगा नहीं, क्योंकि एक मुद्दे पे एक बार दो बार चुनाव लड़ा जाता है, बार बार नहीं लड़ा जा सकता ना। आप धर्म का लॉलीपॉप कब तक जनता को खिलाएंगे? सर, आपने बोला कि हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पे चुनाव लड़ा नहीं जा सकता ना। हम धर्म की बात कर रहे हैं। हम राम मंदिर में चोरी कांड भी हुआ, क्या कहेंगे आप? देश के अधिकतर लोगों ने राम मंदिर आंदोलन में अपना सहयोग दिया, और ऐसा एक नैरेटिव बना के ये राम मंदिर का जो आंदोलन है, राम मंदिर जो है इसका निर्माण होना चाहिए। हुआ भी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे एक रास्ता निकला, उससे मंदिर का निर्माण हो गया। लेकिन जो इस आंदोलन को लेके चले, जिसकी अगुवाई अडवाणी जी ने करी,
अशोक सिंघल जी ने करी, उमा जी ने करी, कल्याण सिंह जी ने करी। उत्तर प्रदेश में उस जमाने के सारे नेता थे जो इसी मुद्दे पर रात दिन एक करते थे। और जब मंदिर निर्माण का वक्त आया तो उस आंदोलनकारियों में से तो कोई था ही नहीं। हमने वो भी देखा कि जब शिला पूज रही थी, घर घर से चंदा इकट्ठा हो रहा था। इतने लंबे समय तक राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा इकट्ठा हुआ, आखिर कहाँ चला गया? ये तो अब की बात है ना, मंदिर का चंदा दान चोरी होने का तो ये तो मंदिर निर्माण के बाद का है। मंदिर निर्माण से पहले जो इतना आंदोलन चला, शिला पूजी थी देश विदेश में, सारा धन इकट्ठा, वो कहाँ है? तो सारा सनातनियों का ही पैसा है, चाहे दान पात्र में दिया हुआ, चाहे वो दूसरी शिला दी गई हो, कोई मुकुट दिया गया हो, कुछ सोना दान दिया हो, चांदी दान दी हुई हो, या पैसे दिए गए हो, या जमीन दान दी हो। ये तो निर्माण के बाद बात का है ना। निर्माण से पहला जो पैसा इकट्ठा हुआ वो कहाँ है? तोगड़िया जी के ज़माने का पैसा कहाँ है? वो भी तो है ना, याद होगा ना, शिला तो तब भी पूजी थी, तब भी इकट्ठी हुई थी। तो ये पैसा तो सनातनियों का है, इसका हिसाब लेना है तो सनातनी लें, चंदा चोरी का भी लें और पुराने पैसे का भी लें। और जो मंदिर निर्माण में जो घपला हुआ है, जो बड़ा घपला है कि वो कोई ज़मीन 2 करोड़ की थी तो 14 में बिक गई, तो 1 दिन में ही बिक गई, 2 दिन में बिक गई। अब इन सब का तो जांच का विषय है। और अब जिन लोगों ने ये चंदा दिया है, पैसा इकट्ठा किया है, जो ये कहा जाए कि जो सनातनी हैं, अब वो पूछे ना इस बात को कि जो उन्होंने पैसा दिया वो कहाँ गया, ये तो उनकी जिम्मेदारी है, हम क्या कह सकते तो हैं। कैसा राम मंदिर चंदा चोरी विधानसभा चुनाव में मुद्दा बनेगा? देखिए, धर्म के नाम पर उकसाए गए लोगों को सरकार बनी, राम के नाम पर सरकार बनी। अब राम जी का ही चंदा चोरी करके खा गए, मंदिर निर्माण में खाया हो, उससे पहले खाया हो। अब जनता पूछने लगी ना, और जब जनता पूछेगी तो निश्चित रूप से फिर इनको हिसाब जनता को देना पड़ेगा। चुनाव में निश्चित रूप से इनको देना पड़ेगा। आज तो ये बचा रहे हैं, आज तो सरकार बचाने पे लगी हुई है कि पोल ना खुल जाए कि माल कहाँ कहाँ गया, लेकिन जनता सब समझ रही है कि माल कहाँ गया। और जब माल चोरी हुआ है किसी भी रूप में तो निश्चित रूप से जनता उसका हिसाब लेगी। सर, मुजफ्फरनगर दंगे बहुत बड़ा डेंट है समाजवादी पार्टी के लिए। मुजफ्फरनगर दंगों के चलते ही समाजवादी पार्टी की सरकार गई भी थी। क्या ये दंगे कंट्रोल हो सकते थे? क्या ये दंगा जो इतना बड़ा बना, ये बताओ, कंट्रोल हो सकता था? ये बताओ कि आपको वही रात याद होगी कि जब झगड़ा हुआ और हमारे नेता के कुशल नेतृत्व ने और उनके विजन ने जो तत्काल जो कदम उठाया झगड़ा रोकने के लिए, आधा घंटे में रोक दिया, मिलिट्री डिस्प्लाई कर दी थी। तो झगड़ा तो आधा घंटे चला, बाकी तो परेश ने चला, परेश ने अखबार ने चलाया इसको और भारतीय जनता पार्टी ने उसका वो कैश किया, और कोई इनके पास मुद्दा था ही नहीं, बस यही सब करते रहे। लेकिन अब झगड़े की अगर बात करें तो आधा घंटा भी नहीं लगा झगड़ा कंट्रोल होने में। मुजफ्फरनगर का झगड़ा कहाँ चला? झगड़ा एक घटना हुई, एक मर्डर हुआ, जवाब में दूसरे मर्डर हुए, बात खत्म हो गई, फिर सब लोग अपनी अपनी जगह आ गए। लेकिन उस पूरे मुद्दे से सरकार गिर गई सर। लेकिन सरकार जब आपका गोदी, जो आज गोदी मीडिया है, मीडिया तो तब भी हुई थी जब एक घटना को सालों साल ये लोग चलाएंगे, दिखाएंगे, उल्टे सीधे करेंगे। इसका काम ही ये रह गया है गोदी मीडिया का कि बातों का पतंगड़ बनाओ। अब इतना बड़ा आंदोलन हुआ है, कहीं जिक्र किया क्या? अभी पार्लियामेंट में बयान था कि कोई भी हमारा जवान जो शहीद नहीं हुआ, और अब शिलापट पे नाम लिखे गए। तो है मीडिया ये पूछने वाला उनसे कि आखिर ये जब तुमने बयान दिया कि नहीं मरे, अब कहाँ से नाम आए? और अभी तो पूरे नहीं हैं, अभी और आएंगे। तो
अब ये मीडिया किसी मुद्दे को जो है जितना चाहे इतना खींच दे। अगर किसी और पार्टी की सरकार होती तो क्या धर्मेंद्र प्रधान जी को इतने दिन लगने देती? तो मीडिया उबाल पैदा कर देती। वो तो उन बच्चों की हिम्मत है या सोशल मीडिया है या भी कुछ 2-4 पत्रकार 10-5 पत्रकार ऐसे हैं जो पत्रकारिता कर रहे हैं और सही बात दिखला रहे हैं, तो उनकी वजह से सब कुछ हुआ। मीडिया ने कहाँ दिखलाया? तो मीडिया तो करती है ना इसी काम को। सर, आने वाले चुनाव में कौन कौन से मुद्दे रहेंगे समाजवादी पार्टी के? भारतीय जनता पार्टी, उसकी सरकार किसी भी मुद्दे पर पूरी तरीके से नहीं काम कर पाई। वादा किया किसानों की आय दोगुनी, नहीं हुई। वादा किया कि किसानों को उर्वरक ठीक समय पे मिलेगा, सस्ता मिलेगा, नहीं मिली। पेस्टिसाइड के बारे में तो सब वो नहीं मिला। बिजली फ्री देने की बात करी, वो नहीं है। सड़कों पे गड्ढा मुक्त करने की बात वो नहीं है। स्कूल बंद हो गए, कॉलेज बंद हो गए, बच्चों का जो वजीफा स्टाइपेंड है वो बंद हो चुका। कौन मुद्दा ऐसा है उत्तर प्रदेश में कि जो इन 10 सालों में उत्तर प्रदेश की सरकार पूरा कर पाई हो? अब रह जाता है बात वही धर्म के नाम पे। तो मेरा मानना ये है कि धर्म के नाम पर अब वक्त चला गया। अब रोटी रोजी रोजगार इस पर बात हो रही है। लेकिन सॉफ्ट हिंदुत्व की बात तो अखिलेश यादव भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो भी रथ यात्रा निकालने की बात कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी हमेशा से सेकुलरिज्म की बात करती है, समाजवाद की बात करती है, सबको साथ में लेकर चलने की बात करती है। ये सॉफ्ट और हार्ड क्या है? क्या नेताजी पूजा नहीं करते थे? अखिलेश जी नहीं करते हैं क्या? या उनका परिवार पूजा नहीं करता है? अगर आडंबर ना हो तो ये पूजा नहीं करते हैं क्या? ये भी तो पूजा करते हैं। तो सॉफ्ट और हार्ड हिंदू क्या हो गया? हाँ, ये कहिए कि जो उग्र बात करते हैं समाजवादी पार्टी उनमें से नहीं है। तो रथ यात्रा उग्र की भाषा तैयारी, का सर? किसकी रथ यात्रा? समाजवादी पार्टी हमेशा से रथ निकालती है। नेताजी ने रथ निकाला, अखिलेश जी ने रथ निकाला और फिर समाजवादी पार्टी फिर इस एफआई में जो केदारेश्वर मंदिर बना रहे हैं उसमें कह रहे हैं ना कि रथ यात्रा निकालेंगे अखिलेश यादव भी। आज जो मंदिर में होना चाहिए किसी भी मंदिर निर्माण में तो क्यों ना हो? कोई भी मंदिर निर्माण में यात्रा निकलती कि नहीं निकलती? तो अडवाणी जी की तर्ज पर जो रथ यात्रा थी वही वो उस काहे तर्ज के को लिए अपना काहे रहे के हैं। लिए थी? मंदिर काहे? निर्माण के लिए। मंदिर निर्माण के लिए नहीं थी, सत्ता परिवर्तन के लिए थी। और सत्ता परिवर्तन हुई। तो क्या मानेंगे कि इस बार भी सत्ता परिवर्तन के लिए वो रथ यात्रा निकाल रहे हैं कौन? अखिलेश यादव? वो मंदिर के निर्माण पर निकाल रहे हैं, अपना मंदिर बनवा रहे हैं, उसके लिए निकालेंगे। उस मंदिर की निकलेगी, ना कि वो देश में निकलेगी या प्रदेश में निकलेगी या वो वोट के लिए निकलेगी। वोट के लिए तो खुद अकेले काफ़ी है अखिलेश जी। मायावती कितना बड़ा फैक्टर होने वाली है आने वाले चुनाव में? मैंने अभी आपसे कहा हर पार्टी को अधिकार है अपने अपने कैंडिडेट लड़ाने का। सब लड़ाएंगे अपने अपने कैंडिडेट। जनता तय करेगी कि ऐसी सरकार कौन सी है जो संविधान को बचाएगी, ऐसी सरकार कौन सी है जो रोजगार को बचाएगी, आरक्षण को बचाएगी, ऐसी सरकार कौन है, ये जनता को तय करना। दलितों की बात मायावती करती हैं, दलितों की बात आप पीडी में भी कर रहे हैं, तो दलित कंफ्यूज है कि वो किस तरफ जाए। कोई कंफ्यूज नहीं है, सबको भारतीय जनता पार्टी को हटाने की फिक्र लगी हुई है और सब हटाएंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं है। क्या हिंदू मुस्लिम की राजनीति होगी आने वाले चुनाव में? मुझे लगता नहीं कि कोई भी अक्लमंद आदमी एक सुराख से बार बार डसा जाए। 1-2 बार डसेंगे, बात खत्म। मालूम है कि इस सुराख से जो है कोई जहरीला सांप है, नाग है, वो निकल रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि अब उसी सुराख से बार बार डसा जाए कोई आदमी। अब मुझे लग नहीं रहा। सर, अब कावड़ यात्रा शुरू होने वाली है और हर साल कावड़ यात्रा में कहीं ना कहीं उसका राजनीतिकरण भी हो जाता है। क्या कहेंगे आप कावड़ यात्रा के बारे में? कैसी तैयारी है? कांवड़ यात्रा, कांवड़ लाना ये धार्मिक काम है। कांवड़ में ठीक ठाक गुजर जाए ये सरकारों की जिम्मेदारी है। ये इसी नई सरकार की जिम्मेदारी नहीं, जब जब जो सरकार रही है, चाहे वो कुंभ हुआ हो या कोई दूसरे मेले हुए या कहा हो, ऐसा कभी नहीं हुआ कि सुरक्षा ना दी गई हो, बात ना करी गई हो, उनके लिए इंतजाम ना किया। सब लोग करते हैं, लेकिन सब करते थे, दिखावा नहीं करते थे। अब जो कर रहे हैं उसमें लगता है मुझे कुछ
करें कम है, दिखावा ज़्यादा है। सर आजकल एथेनॉल को लेकर बहुत सियासत हो रही है, क्या कहेंगे आप? खालिस एथेनॉल कोई ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जिस पर बात नहीं हो रही है? क्या खाद की मिलावट को हम भूल जाएंगे? क्या उर्वरक जो दूसरे हैं उनकी मिलावट को हम भूल जाएंगे? पेस्टिसाइड में जो किसान को मिलावट हो रही है उसको भूल जाएं? जो शिक्षा में मिलावट हो रही है क्या उसको भूल जाएं? किस पर चर्चा नहीं करें? ये एथेनॉल तो एक मुद्दा है ना, तो एजुकेशन भी है, स्वास्थ्य भी है। अब कहाँ चला गया वो? हर जिले में एक इनको हर एक एम्स देना था, कहाँ है वो एम्स? एक मुद्दा नहीं है, सिर्फ यही नहीं है मुद्दा। दर्द बेचारा परेशान है, कहाँ कहाँ से निकले। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने पॉडकास्ट में आए और सारी बातें बहुत बेबाकी के साथ रखी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं एक बात कह के अपनी बात ख़त्म करूँगा, और वो इस पूरे माहौल पे कह रहा हूँ, चाहे उत्तर प्रदेश का हो चाहे वो सेंटर का हो। जो कुछ हो रहा है वो, उसके लिए मैं एक शेर है यहाँ से अपनी बात ख़त्म करूँगा। जंजीरें तो कट जाएंगी पर इनके निशान रह जाएंगे। चाहे वो जैन वाली हों, चाहे वो किसानों वाली हों, चाहे वो महिला वाली हों, खिलाड़ी वाली हों, कोई भी, ये जो जंजीर हैं, या यूनिवर्सिटी वाली हों, बुलडोज़र वाली हों, जंजीरें तो कट जाएंगी पर इनके निशान रह जाएंगे। मेरा क्या है जालिम, तुझको ही बदनाम करेंगी जंजीरें। और जब सबके लब सिल जाएंगे, हाथों से कलम छिन जाएंगे, जालिम से लोहा लेने का ऐलान करेंगी जंजीरें। और ये वही ऐलान हुआ है जो जंतर मंतर पे हुआ, वही जंजीरों को तोड़ने का ऐलान किया गया। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।